गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बेटा देखो बेटा, आज जो हम करने वाले हैं वो आपका जो अभी पेपर हुआ था 18 को 18 जनवरी को, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। और पेपर मैंने सारा देखा है, बहुत ही आसान पेपर था। चाहे वो मैथ्स वाले पार्ट को लें हम, चाहे स्टैट्स वाले पार्ट को लें, चाहे लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट को लें, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। देखो, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन वही हैं जो क्लास में हम नॉर्मली डिस्कस करते थे। आपका जो स्टैट्स वाला पार्ट है वो सुनील सर ने करवा दिया है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो है, मैं आपको जो सॉल्व करवाने वाला हूं वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट करवाने वाला हूं और एलआर वाला। देखो, ये जो पेपर मेरे पास में है इसमें 24 नंबर क्वेश्चन के साथ में ये स्टार्ट हुआ है। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा क्वेश्चनों में करने का, जहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा वहां आप कैलकुलेशन कर लेना। फाइनल आंसर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या होने वाला है। देखो, अब ये क्वेश्चन जो है, एक तो जैसे ये 24 नंबर वाला क्वेश्चन है आपके पास में। अब चाहे तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो कि कैलसी से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो नॉर्मली, जो मैंने जनरली आपको बताया था जब हमने पीवाईक्यू करे थे। ठीक है, नहीं तो हमें देखो ये दिखाई दे रहा है कि अगर x ये है, y ये है और हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो थोड़ा सा x को हम सॉल्व कर लें √2 प्लस 1 बाई √2। ठीक है, तो आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x जो है वो ये आ जाएगा कि √2 तो हमने ले लिया एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 से इसको डिवाइड किया √2 कितना हो गया 2, और ये देखो ये कितना आ गया 1, तो ये आ गया हमारा 3/√2। ये तो हो गया x। ठीक है, और इसका स्क्वायर करोगे तो आप खुद सोचो कि इसका स्क्वायर करूं तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 9, और √2 का स्क्वायर का मतलब रूट वाला साइन हट जाएगा 2, तो ये तो आ गया x स्क्वायर। अब y स्क्वायर अगर आप करना है तो देखो y जो दे रखा है वो दे रखा √2 माइनस 1/√2, और उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखो आपको पता चलेगा कि √2 तो एलसीएम, ये 2 माइनस 1 यानी कि 1/√2, और इसका स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई ये रूट हट जाएगा तो 1/2। तो आपको दिखाई दिया 9/2 और 1/2, इनका हमें सम करना है अभी, क्योंकि प्लस करना है ना, तो 9/2 प्लस 1/2 तो ये आ गया 10/2, और सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 5। और नहीं तो जिसको इतना कैलकुलेशन में, हालांकि कोई नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, लेकिन अगर इसमें भी दिक्कत है तो वो सिंपली कैलसी से देख सकता था कि भैया x कितना होगा और y कितना होगा, उसका स्क्वायर करना था x का और y का, और उनका सम करके देख लेना था। ठीक है, ये देखो इन पे थोड़ा सा ध्यान मत देना कि जिस बच्चे से लिया था उसने सॉल्व किया है। ठीक है, तो कहीं कहीं तो सही है, लेकिन कई जगह पे वो पार्ट जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसलिए उन पे ध्यान मत देना। ठीक है, अब देखो 25, ये 24 नंबर का क्वेश्चन हुआ। 25 नंबर में चलो अलग पेज पे ही ले लेता हूं। पेपर कुल मिला के अगर मैं नॉर्मल देखूं तो कुछ एक क्वेश्चनों को छोड़ के आपको दिखाई देगा कि पेपर जो था बहुत ऑर्डिनरी पेपर था, है ना। हमने अगर थोड़ा सा भी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी के साथ में अगर मैथ्स किया है तो हम आसानी से ज्यादा टाइम दिए बगैर भी अच्छा पेपर कर सकते थे। Suppose a father had a sum of 3600 and he decided to divide this amount among his 3 sons Anil, Sunil and Nimal. Anil, Sunil and Nimal. In such a way that 3 times Anil shares यानी कि 3a, 6 times Sunil shares यानी कि 6s कर देता हूं मैं इसको, and 8 times Nimal shares are equal। ठीक है ना, ये वाले जो हैं वो इक्वल हैं भैया। अब देखो इक्वल का साइन होता है और इनके बीच में आपको रेशियो फाइंड आउट करना है कि भैया ए, एस और एन का जो इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके बीच में जो अमाउंट, वो किस रेशियो में होगा। तो आपको जब भी इक्वल का साइन होता है प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, तो मैंने क्या सिखाया है, हाइड मेथड।
3 ए का चाहिए तो ए को हाइड करेंगे हम और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 8 6 48। एस का चाहिए तो एस को हाइड करेंगे, रिमेनिंग को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 24। और एन का चाहिए तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18। अगर सिंप्लीफाई होते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेंगे और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये कितना आएगा, अगर मैं देखूं तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और किसी से होगा क्या, नहीं होगा। अब आप देखो कि टोटल अमाउंट कितना है, इतना। तो मैंने बताया था कि हम रेशियो पर वही ऑपरेशन करते हैं जो हमें एक्चुअल में गिवन है। हमें एक्चुअल में टोटल गिवन है तो हम इनका भी क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल किया तो देखो 12 3 कितना आ गया 15 और इनका टोटल 15 आया। तो ये वाला टोटल और ये वाला टोटल सेम है, दोनों एक ही बात है भैया, ठीक है। तो अगर टोटल दे रखा है तो हमें टोटल करना होता है, तो देखो टोटल कर लिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अनिल शेयर्स। तो अनिल का शेयर देखो किस रेशियो में है, 8 में है, तो 8 पार्ट आपको निकालना है। 15 अगर इतना है तो 1 कितना होगा भैया 3600 डिवाइड बाई 15 और 8 जो होगा वो कितना होगा 3600 डिवाइड बाई 15 इंटू 8, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा 1920, ठीक है। ये इसका जो आंसर हो गया वो कितना आ गया 1920। तो देखो ये जो है नॉर्मल क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको करवाया वही है कि किस तरीके से अगर इक्वल का साइन होता है प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, हाइड मेथड से रेशियो निकालते हैं और रेशियो पर हम वही ऑपरेशन करते हैं जो हमें एक्चुअल में गिवन होता है। तो हमने जो काम किया तो उसके हिसाब से हमें 8 पार्ट निकालना था, तो ये कितना आ गया 1920, ठीक है। ये तो पेपर बड़ा आसान आया था भाई, आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है वो कहीं पर भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, कुछ एक क्वेश्चनों में पूछने के जो तरीके हैं, उसकी जो लैंग्वेज है, उससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में उसको सोचेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। जैसे देखो 26, द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 सिस्टर इज 5:7. One is older to the other by 8 years, then the ratio of their ages after 4 years between older to younger age, ठीक है। देखो एक ओल्डर और ये यंगर, एक ने बोला है कि भैया इनका रेशियो 5:7 है, ओके 5:7। वन इज एल्डर टू द अदर बाई 8 years, यानी कि जो ओल्डर है वो यंगर से 8 years से बड़ी है भैया। तो देखो यंगर को हमने x माना, तो ओल्डर जो होगा वो कितना होगा x + 8, और ये जो रेशियो है ये 5:7 तो हो नहीं सकता, फिर हमें 7:5 लिखना पड़ेगा भैया। एक ओल्डर है और एक यंगर है, या फिर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, तो ये तो 5:7 रखो और ये जो है इसको आप यंगर कर दो, इसको ओल्डर, क्योंकि हमें पता है कि भैया रेशियो जो ओल्डर का ज्यादा होगा, ठीक है। और इसको भी आप रिवर्स कर दो, x और x + 8, ठीक है। ये हमने लिखा भैया। अब आप देखो ये कह रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 years बिटवीन ओल्डर टू यंगर, 4 साल बाद में क्या रेशियो होगा। तो पहले तो आप इस बात को समझें कि भैया इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 का है। कितने का है, 8 का है डिफरेंस, और इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का। अब बताइए इनमें अगर 2 का डिफरेंस है और मुझे 8 का डिफरेंस लाना है, सिंपल सी बात है, 8 का डिफरेंस लाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस डिफरेंस को 2 से 8 पे लाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो देखो ये जो डिफरेंस है वो 8 हो जाएगा। अब देखो तो ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 4 जा कितना हो गया 20, और 7 4 जा कितना आ गया 28। तो आपको देखो उनकी एक्चुअल एज अब यहां पे दिखाई देने लग जाएगी, क्योंकि डिफरेंस 8 का है, क्योंकि ये 5 और ये 7 है और डिफरेंस 2 का है और 8 years का डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे कि यहां पर ये 2 को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इन दोनों को भी 4 से करो तो आपको दिख जाएगी एक्चुअल एज,
अब 4 साल बाद का पता करना है उनका रेशियो, तो +4 कर दूं इसमें, +4 कर दूं इसमें, तो ये तो आ गया 24, ये आ गया 32। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे भैया, रेशियो सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 8 से हो रहा है 8 3:4, तो आपको दिखाई देगा भैया ये 3:4 है, लेकिन हमें किसका करना है, देखो यहां पे उसने वापस से बदल दिया ओल्डर टू यंगर, तो ओल्डर का कितना हो गया, ओल्डर का तो 4 है, यंगर का कितना है 3, तो ओल्डर टू यंगर वाला आ गया 4:3। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तो ठीक है इन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए ही नहीं हमें कि हमें कंफ्यूजन होता, अदरवाइज तो अगर 3:4 दिया जाता और जल्दीबाजी में आप ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, अब देखो यहां पे ये वाला हो गया आपका 26 नंबर, 27 नंबर अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करते हैं तो x/y a² + 4 इक्वल्स टू, इसको देखो x की पावर -1 है तो मैं लिख दूं y/x, क्योंकि पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाऊंगा, और माइनस का क्या है 5a। अच्छा ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये x/y a² + 4, तो इसको भी x/y करेंगे, तो एक्चुअल में ये माइनस का साइन जो है हटाना चाहते हो तो इनको रिवर्स कर दो, इनवर्स का मतलब क्या हो गया, -1 का मतलब इनवर्स, तो ये कर दिया, अब ये माइनस का साइन तो हट जाएगा, ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने बेस सेम बना लिया, इक्वल का साइन है, बेस सेम है, तो इसका मतलब ऊपर वाला पावर भी सेम है, तो आप यहां पे दिखाई देगा आपको कि ये a² + 4 जो है वो 5a के इक्वल है। और अब आप चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कर करके देख लो या सॉल्व करके देख लो, तो आप वैल्यू पुट करके देखेंगे या सॉल्व करके देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आप पुट करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। और देखो इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं फास्ट करवा दूं तो मैं आपको फाइनल आंसर डायरेक्ट दे देता हूं, तो इसका आंसर आएगा डी, 4 और 1। आप पुट करके भी देख लेंगे तो भी आ जाएगा, है ना, 4 और 1, तो 1 लिखेंगे तो भी देखो आ रहा है 5, और ये भी 5 बन जाएगा, और 4 लिखेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे जो ये क्वेश्चन है उसमें तो आपको दिखाई देगा इसका आंसर 28 का बी दिखाई दे रहा है, ये भी जिसका भी पेपर है उसने भी करेक्ट किया है, तो आपको तो ये पता है ही, इसमें जैसे लिखा हुआ है कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सिंपल वही क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा सा बदला है। ए एंड बी विच रिक्वायर प्रोसेसिंग 2 मशीन, फर्स्ट मशीन कैन बी यूज अप टू 15 आवर, ए और बी और 2 मशीन M1 और M2। ठीक है, पहला वाला जो मशीन है वो ज्यादा से ज्यादा हम 15 आवर्स पर काम में ले सकते हैं, और ये 12 आवर्स ले सकते हैं, यानी कि क्योंकि भाई अगर देर आर 24 आवर इन ए डे, एक दिन में 24 घंटा है, तो हम कितने घंटे काम, या तो 24 या 24 से कम, 28 घंटे थोड़ी काम कर सकते हैं भैया, जितना अवेलेबल होता है उतना ही कर सकते हैं, तो या तो 15 या 15 से कम, कम कौन, इधर जो वेरिएबल लिखे जाएंगे वो, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। अब देखो इन्होंने लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 2 आवर ऑन मशीन 1 एंड 2 आवर ऑन मशीन 1 एंड 3 आवर ऑन मशीन 2। ठीक है, और द प्रोडक्ट बी रिक्वायर्ड 3 आवर ऑन मशीन 1 एंड 1 आवर ऑन मशीन 2। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही कमी है जो उन्होंने ओरिजिनल क्वेश्चन में इसने नहीं बताया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए के कितने होंगे और इसके कितने होंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिख गया। तो अब देखो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे x1, तो ये x1, ये भी x1 और ये x2, और ये 1 से करोगे तो x2, और प्लस का साइन लगा देंगे हम, तो आपको ये दिखाई देगा कि जो आंसर आ रहा है हमारा वो कौन सा आ रहा है, बी, बी इज राइट आंसर।
यहां पर भी देखोगे तो डेटा बदला है, क्वेश्चन आपके वही हैं। देखो 20 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। देखो इसके जो रूट है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो ऐसा क्वेश्चन हमारे बीएसआई मॉड्यूल में भी है, लगभग सारे ही हैं। एक क्वेश्चन जो था यहां पे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन दिया, ये वाला देखो, नहीं टिपिकल कौन सा वाला था, एक थोड़ा सा, हाँ ये वाला थोड़ा सा उन्होंने घुमा के दिया, तो थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर हम करेंगे तो हो जाएगा। बाकी तो ये क्वेश्चन वही हैं जो हमारे मॉड्यूल के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट डेटा के साथ में। क्योंकि मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि भैया ये नहीं आएंगे, इन जैसे आएंगे, तो जैसे आएंगे तो हमने तो तैयारी जैसे की करी है। अब देखो तो दो चीजें हम निकाल सकते हैं, ये सम ऑफ रूट और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये तो आ गया 2 और ये कितना हो गया 3। तो अल्फा प्लस बीटा तो 2 हो गया और अल्फा बीटा जो है वो 3 हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए लेकिन एक ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स ये हों अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। तो फॉर्मूला होता है रूट, जब भी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं, रूट्स आर गिवन, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो देखो सम ऑफ रूट, एक रूट ये है आपका, दूसरा रूट ये है इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक रूट आपका ये है, दूसरा रूट ये है, और इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स, प्लस सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ गया अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देखो अल्फा बीटा का वैल्यू तो हमें पता है यहां से, हमें ये चाहिए। तो जब नहीं होता तो कहां मिलता है, 4 फॉर्मूला में, और 4 फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हमें पता है। ठीक है, और मैंने ये भी बता रखा था कि भैया ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है टाइम लगता है, तो आपको इसको तो करना ही नहीं था, सिंगल सर्किल लगा के आगे बढ़ना था और कुछ नहीं। अब देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा अगर आप देखेंगे तो आपको दे रखा है 6/2, नहीं सॉरी 2, तो ये 2 का क्यूब कितना हो गया 8 माइनस 3, अल्फा बीटा कितना है 3 और ये 2, तो देखो 8 माइनस 3 3 9 2 18, तो ये कितना आ गया माइनस का 10। ये हमारे पास में आ गई वैल्यू -10। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये हम -10 लिख देंगे और अपॉन में ये 3 लिख देंगे और ये x कर देंगे, और अल्फा बीटा अगर आप देखेंगे तो ये भी 3 है इक्वल टू 0। तो देखो आंसर जो आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 3 से एलसीएम लिया तो 3x स्क्वायर प्लस 10x और ये प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो जो आंसर होगा ना इसका कौन सा होगा, ए। देखो ये जिसका भी कॉपी है उन्होंने बी लगाया, बी नहीं है, आंसर कौन सा है इसका, ए। देखो 29 का आंसर जो आएगा वो ए आएगा। तो ये तो हमने करे में है, लेकिन साइनों का तो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा अभी। देखो 30 31 ये क्वेश्चन हम एक साथ ले जा सकते हैं। थर्टी 31 में देखेंगे तो देखो यहां पे eight manufacturer produces 2 product A and B. The profit on product A is ₹8 on which unit and on each unit, and profit on product B is 13 on each unit.
ए पर 8 रुपया है और बी पर 13 रुपए कमाता है हर यूनिट, फंक्शन निकालना है। तो ये देखो ये गड़बड़ कर रखी है इन्होंने कि इसने बताया नहीं कि ये कितना होगा x1 x2, तो ये नंबर ऑफ यूनिट इसका x1 कर लिया, तो एक पर अगर 8 मिलता है तो x1 पर कितना मिलेगा 8x1, और 1 पर अगर 13 तो x2 पर कितना मिलेगा 13x2 प्लस, तो टोटल प्रॉफिट जो होगा ये होगा, ये तो प्रॉफिट फंक्शन जो है वो ये हो गया, और ये मैक्सिमाइज होगा मिनिमाइज। देखो प्रॉफिट को हम हमेशा क्या क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज, कॉस्ट को हम क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज। तो ये आंसर होगा इसका मैक्सिमाइज z 8x1 प्लस 13x2। नॉर्मल है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास में मैथ्स नहीं रहा है तो यहां थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। ये क्वेश्चन एकदम लीक से हटके, ये लीक से हटके, ये 11th 12th में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। और देखो यहां तो ये 31 में तो आपको क्या करना था, वैल्यू पुट करके देखना था, दोनों साइड इक्वल आ जाए, वही आंसर है, तो कहीं पे दिक्कत ही नहीं है। देखो 31 का आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ए, 30 का आंसर ए, ठीक है। ये मैक्सिमाइज क्यों होगा ये आपको ध्यान रखना भी। और देखो जो 4th नंबर का चैप्टर था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो आपको पता चलेगा कि सिंपल से क्वेश्चन आए थे, बिना घुमाए हुए क्वेश्चन थे, यानी कि 14 क्वेश्चन तो आपके सिंपल से वैसे ही हो सकते थे। और रीजनिंग का पेपर भी इतना आसान था कि 20 में से 18 16 17 18 मतलब 16 तो सब कर सकते थे। 3-4 क्वेश्चनों में अगर थोड़ा सा टाइम लगे तो बात अलग है, अदरवाइज अगर आपने जो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी अगर आपने उसको फॉलो किया है तो कहीं पर भी मुड़ के देखने का जरूरत ही नहीं है भैया, आप सब क्लियर है। और बाकी के पेपर भी आसान आए थे, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो चाहे मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड हो। देखो अनिल डिपॉजिटेड अ सर्टेन अमाउंट इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% per annum compounded semi-annually at the end of 1 year Anil received a sum of rupees this, then the sum deposit in bank is, यानी कि हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो वही अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T, हमें फॉर्मूला एक ही आता है। लेकिन आप देखो ये कंपाउंडेड कैसा है, सेमी एनुअली है, तो ये फॉर्मूला जो है वो ये बन जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट करके और आप इसमें प्रिंसिपल निकाल लो, हमें अमाउंट तो गिवन है ये, ठीक है, और ये P, और यहां पे आप सारी वैल्यू लिख दो। R कितना है भाई हमारा 10, तो 10 अपॉन 2 भी नीचे तो 200। T कितना है देखो भाई एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो 1 2 इंटू 1 2 करना है आपको, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 12,000। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम करते रहा करें, पहले करा है मतलब कहीं घुमा के क्वेश्चन नहीं है भाई। देखो 33 नंबर एकदम आसान क्वेश्चन, थर्टी थ्री को देखोगे तो देखो ये दे रखा है 5a की पावर 5b स्क्वायर इंटू, देखो इसका स्क्वायर है तो 3 का नहीं है, बस ये इनका है तो इनका कर रहा हूं a स्क्वायर और b की पावर 6, और डिवाइड किया हुआ है 15a स्क्वायर b से। अब आप सोचो कितना आसान है, 5 3 15 से ये 15 कैंसिल, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b से आप इस स्क्वायर को हटा दो, ठीक है ना, तो एक तो a की पावर 5 हो गया और b की तो 6, तो ये और यहां से ये हटी गई तो b का एक 1, तो b की पावर कितना हो गया 6 और 1 7, तो ये आंसर हो गया b, ठीक है। देखो कितना आसान है भाई। अब देखो 34 में 3 एम्प्लॉयज एबीसी ऑफ ए फर्म
receive variable incentive money in the ratio of 3:4:5. Then the management also gave a fixed incentive of rupees 4,000 to each of them. ठीक है, देखो A, B, C 3, 4, 5 और इनको क्या करा, 4,000 रुपया और दिया। ठीक है, तो देखो, तो 4,000 और दिया तो भैया ये लो 4,000 इच सबको दे दिया। तो हमने इसको 3x मान लिया और ये सब कुछ ये मान लिया। और ये कह रहा है कि नया रेशियो जो है 5:6:7 हो जाएगा। तो आप देखो कि यहां पे ये जो 4,000 है ना, ये 3 तो था और इसको 5 बनने के लिए 2x और चाहिए था। ये 4x था तो इसको 6 बनने के लिए इस 4,000 का 2x, और ये देखो इसको 7 बनने के लिए ये भी कितना हो गया 2x। यानी कि 4,000 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 2x के इक्वल हो गया, वो हमें दिख रहा है। तो x कितना हो गया भैया, 2,000 हो गया। अब हमें पूछ क्या रहा है, देख लो, हाउ मच अमाउंट डिड B गेट्स एज वेरिएबल इंसेंटिव्स। वेरिएबल, फिक्स नहीं, फिक्स तो 4,000 है, कौन, B। तो B आप देखो कितना है 4x, 2x अगर 4,000 है तो 4x कितना होगा भैया 8,000 होगा। कितना होगा 8,000। देखो कौन सा नंबर का है 34। कोई भी कैलकुलेशन गलत ना कर दूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं भैया। बी का चाहिए ना हमको, क्या ए का चाहिए। हाउ मच अमाउंट डिड बी गेट्स, तो देखो बी का कितना हो गया हमारे पास में 8,000। बी का चाहिए भैया, ए का नहीं चाहिए। ये भी ध्यान रखना है, कहीं पे आप 3x निकाल लो ना। 2x अगर 4,000 है तो 4x कितना होगा, x 2,000 तो 4x हो गया, 4 2 जा 8,000। तो राइट आंसर इज डी। जिसका पूछे उसी का बताना है भाई। तो ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखें। देखो यहां पे 35 नंबर, a certain amount at a rate of simple interest x double in 5 years and at another rate of simple interest y is become 3 times in 8 years, then the difference between the two interest rate। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जिसमें हम r गिवन होता था तो t पूछता था, t गिवन होता था तो r पूछता था। अब लेकिन इसने डबल डेटा दे दिया तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है कि पहले वाले से आपको ये डबल कह रहा है और 5 ईयर कह रहा है, तो आपको देखो कि टाइम दे रखा है तो आर निकाल लो पहले वाले का। तो पहले वाले का आर निकालोगे तो डबल का मतलब हो गया 100/5, यानी कि आपको टाइम दे रखा है उससे डिवाइड करना है। और डबल है तो 100, ट्रिपल है तो 200। 7 टाइम होगा तो ऊपर 600 लिखना होगा, नहीं तो आप आर वाला फॉर्मूला लिख के आप निकाल सकते हो। 8 टाइम होगा तो 8 नहीं लिखना ऊपर, 800 नहीं लिखना, 700 लिखना है। ठीक है, तो 100/5 तो आपको पता चल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना होगा 20%। ठीक है, दूसरे वाले का और निकाल लो। वो क्या है भैया, दूसरा है कि भैया वो 3 टाइम्स कर देता। 3 टाइम्स का मतलब 300 नहीं निकला, 200/8। ठीक है, तो अब देखो, आप देखोगे तो ये 25% आ गया। दोनों का पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन वही है लेकिन फॉर्म बदल दिया थोड़ा सा, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि मैंने साफ बता रखा, आर गिवन हो टी पूछे, टी गिवन हो आर पूछे, तो नॉर्मल जो पूछता है आर, तो आर का फॉर्मूला लगा के आपको करना था। लेकिन छोटा तरीका और बता रखा है कि आप क्या करो, डबल बोले तो ऊपर 100, ट्रिपल बोले तो ऊपर 200, 7 टाइम बोले तो 600। अरे ये हमने यहां लिख दिया। अब दोनों का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस ही पूछ रहा है, तो बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है 5% का। तो 35 का आंसर कौन सा हो गया, बी। चीजें वही है भैया, क्योंकि मैं बार बार खुद ही बोलता हूं भैया ये नहीं आएंगे, इन जैसे आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो है ही ऐसे।
देखो ये सारे सीधे सीधे से क्वेश्चन हैं भैया, 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से तो ऐसे सीधे सीधे से क्वेश्चन आया। देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फाइनल आंसर लिख रहा हूं। जॉन बोरोज ए लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम ए बैंक। लोन लिया 10,000 का एंड ही एग्रीड टू पे बैक इन 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड। इंस्टॉलमेंट की बात कर दी, इसका मतलब एन्युटी। देन ईच इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज, और मैंने कहा लोन अमाउंट इन एब्सेंस ऑफ टाइम हमेशा प्रेजेंट वैल्यू होता है। प्रेजेंट वैल्यू हो तो भी फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का, पूछे तो भी प्रेजेंट वैल्यू का। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना था भैया, और क्योंकि एंड और बिगिनिंग कुछ भी नहीं बोला है तो रेगुलर एन्युटी। तो a इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन i इंटू 1 प्लस आई की पावर n। और अब इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि ईच इंस्टॉलमेंट पूछा है तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। देखो मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं वही लगा देता हूं, कहीं पे बच्चे का तो गलत भी हो सकता है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये? 36। तो आपको पता चलेगा इसका आंसर आएगा A 1112.99। ठीक है, और फॉर्मूला आपको लिख ही दिया, आया कैसे तो ये भी बता दिया। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया 36। 37 का देखोगे तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, नहीं इफेक्टिव का तो ये है। What is the present value of ₹8,000 to be required after 10 years if the interest rate is 6%? देखो लेकिन यहां एन्युटी की बात नहीं है, इसने बोला व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹8,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर। ये 8,000 रुपए 10 साल बाद में जरूरत पड़ेगा तो हमें बताना है इसका। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि ये तो यहां पे तो एन्युटी का है ही नहीं, तो इन एब्सेंस ऑफ एन्युटी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो वो होता है फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹8,000, तो फ्यूचर वैल्यू होगी 8,000 जो कि हमें रिक्वायर्ड कब है 10 साल बाद में। अच्छा कंपाउंडेड देखोगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो एनुअली है, तो यही रहेगा फॉर्मूला 1 प्लस आर कितना 6 अपॉन 100 रेज टू द पावर टी 10। ये वैल्यू दे ही रखी है, आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और आंसर देखो इससे नहीं ले रहा मैं, 4467.28 आएगा, तो ए आंसर हो गया भैया, ए इज राइट आंसर। तो 4467.28। ठीक है, 38 में देखोगे तो ये देखो 38 में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला व्हेन आर इज गिवन तो वो होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी माइनस 1 इंटू 100। परसेंटेज में है तो इंटू 100 करना होगा। ठीक है, लेकिन ये कंपाउंडेड कैसा है ये भी देखो, तो ये कैसा है क्वार्टरली है। क्वार्टरली होगा तो ये r/4 और 40, और इसको सॉल्व कर लेना तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। देखो वैसे तो इन्होंने वैल्यू दे रखा है तो हमें दिख रहा है कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8.24। ठीक है, लेकिन आपका इतना प्रैक्टिस नहीं होता है तो वैल्यू गिवन है तो 8.24 -1 तो करेंगे ही करेंगे, इसका वैल्यू दे ही रखा है, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखो ये भी वही क्वेश्चन है। सुनील प्लान टू सेव फॉर हिज हायर स्टडी, ही वांट्स टू अक्यूमुलेट ए सम ऑफ ₹5 लाख एट द एंड ऑफ 10। फ्यूचर वैल्यू गिवन है भैया, हाउ मच अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर। एवरी ईयर का मतलब क्या हो गया, एन्युटी हो गया। तो फ्यूचर वैल्यू गिवन तो भी फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का, पूछे तो भी तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। एन्युटी की बात है, एंड की बात करिए बिगिनिंग की, नहीं बोल रहा क्या ये, लेकिन वैसे एंड ही समझ लो बाय डिफॉल्ट, दे नहीं रखा क्योंकि एंड जो आना चाहिए वो किसके साथ में होना चाहिए, एन्युटी के साथ में, इंस्टॉलमेंट के साथ में। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू ए इंटू
1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। तो बाय डिफॉल्ट भी हम रेगुलर आइडेंटिटी का फॉर्मूला, और इसमें लगाएंगे आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 31372.70। इस बी इज राइट आंसर। इसमें लगाना है आपको आंसर, ठीक है। और देखो ये हो गया 39 का, इसमें वैल्यू पुट करना। 40 नंबर आप देखेंगे, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ दिस। फिर से देखो सेम क्वेश्चन रिपीट, सेम फॉर्मूले, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी दिस। इस बार फ्यूचर वैल्यू पूछ लिया, तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। इसी में लगाना है आपको, ठीक है। तो आपको देखो यहां पे दिखाई देगा, वैल्यू पुट करेंगे तो इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा बी 45740.40। ठीक है। देखो यहां पे एक्चुअल में सीधा सीधा है, फॉर्मूले बदलने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका बी। बहुत सिंपल पेपर था भाई, मतलब अगर कुछ क्वेश्चनों में हम अटकते भी हैं तो मैंने तो यही बोला है कि भैया फिर भी आप 60 क्वेश्चन कर सकते हो। 60 तो 40 हटाना तो बहुत बड़ी बात होगी, इसमें तो 40 हटेंगे ही नहीं, कोई 10-15 क्वेश्चन भी आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो। हटाने का मतलब है जो नहीं आता हो आपको। A certain amount is invested in a bank. What annual rate of interest compounded annually become 8 times of this investment in 5 years? ठीक है। कंपाउंडेड है देखो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है कि 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना तभी होगा जब अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगाया भैया, P ये है तो ये 8 टाइम होगा, तो ये कितना होगा 8P, और 1 प्लस R। R अगर आप देखेंगे तो वही तो पता करना है। अच्छा, कंपाउंडेड कैसा है, एनुअली है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। T जो है वो हमें दे रहेगा 5। समझ में आ गया भी, ये 8 गुना हो गया तो ये कर दिया। अब ये 5 उधर गया तो 8 की पावर 1/5, और ये +1 है उधर गया तो -1, ये डिवाइड 100 है तो इंटू 100, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा भैया बी। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है भैया, 8 गुना अगर 5 साल में हो रहा है तो न तो 5% से होगा, न 15 से, न 1.56 से, इससे ही होगा। 5 साल में 8 गुना 5%, 15% और 1% से थोड़ी होगा, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। 51.57%। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनको आपके आंसर भी देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल वैसे ही ऑप्शन से भी पता कर सकते थे। लेकिन भैया कॉमन सेंस होना जरूरी है। If the compound interest on a certain sum for 2 years at 5% per annum is 246, then the simple interest on the same sum for double the time and double the rate of interest. ठीक है। तो पहले तो देखो आपको इसका प्रिंसिपल निकालना होगा। 2 साल दे रखा है, 5% दे रखा है, और इंटरेस्ट दे रखा है 246। तो CI का फॉर्मूला लगा के प्रिंसिपल निकाल लो। तो CI का फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T माइनस P। तो माइनस P की जगह -1 कर देते हैं और इसको एक ब्रैकेट में और बंद कर देते हैं। ठीक है, ये 246 हो गया और ये P हो गया, और बाकी की चीजें और लिख दो आप। R कितना 5 हो गया, ये 100 कंपाउंडेड एनुअली है ना। ठीक है, कुछ नहीं लिखा। T जो है वो 2 ईयर हो गया, -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा भैया। अब प्रिंसिपल जो आएगा वो कितना आएगा, प्रिंसिपल आएगा मेरे ख्याल में 2400 देखा था मैंने। ठीक है, 2400। ठीक है, और अब आप इस प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। तो SI का फॉर्मूला लगा दो, PRT अपॉन 100। सॉल्व करोगे तो भैया आपका आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल अब 2400 लिख देना, और अब ये डबल लिखना है भैया,
2400 प्रिंसिपल, आर डबल होना है, देखो डबल द टाइम डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये तो 4 ईयर कर दो और ये 10 कर दो और ये 100 कर दो, सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा भैया। 96 इंटू 10 960 ए, देखो 42 का आंसर जो है वो ए आएगा, ठीक है। देखो तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो भी अच्छे से करके गया ना भैया उसकी तो बल्ले बल्ले होगी, है ना, कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ आप ही चला के घूमो तो बात अलग है। देखो ये हमें CAGR निकालना है, देखो वैसे तो आप देखोगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा 4.13, ठीक है ना। मैं आपको CAGR का फॉर्मूला बताता हूं कि कितना हो गया भैया, लास्ट ईयर जिसको कंपेयर करना उसको ऊपर, जिससे कंपेयर करना हो उसको नीचे, और पावर में टाइम का डिफरेंस 1 में, तो टाइम दे ही नहीं रखा, 1/n दे रखा है, तो वैसे तो 10 ईयर है तो ये 1/10 का ही वैल्यू है, फिर -1 इंटू 100, परसेंटेज में दे रखा है तो इंटू 100, ये होता है भैया CAGR, वैल्यू एट TN पीरियड, वैल्यू एट T0 पीरियड, होल पावर 1/TN माइनस T0, फॉर्मूला आपने देखा होगा -1 इंटू 100, बस इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट किया भैया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये जो वैल्यू है ना, ये आपको ये इसका दे रखा वैल्यू, दिस -1 करोगे तो ये, इंटू 100 करोगे तो ये, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया ऐसा। 44 नंबर, A invested 20,000 in a bank at the rate of 4.5% per annum. He received rupees this after end of term. Find out period. देखो यहां पे एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट का कहीं जिक्र नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है फाइंड आउट द पीरियड, यानी टाइम का, तो टाइम का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन PR। तो SI देखोगे तो कितना आ गया, अरे इतना बन गया, ये इतना तो प्रिंसिपल है और इतना ये अमाउंट है, तो दिस माइनस दिस, यानी कि 7,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू R कितना 4.5, सॉल्व करोगे तो भैया आंसर आ जाएगा, देखो कितना, एक बार इसको कर ही लेते हैं, 7500 डिवाइडेड बाई 20,000 डिवाइडेड बाई 4.5, 8.333, हाँ तो ये आ गया भैया ए आंसर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट वाला क्यों लगाया, क्योंकि भैया कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र ही नहीं है। 45 rupees 1,500 is paid every year for 10 years to pay loan. What is the loan amount? लोन है भैया, तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया 1,500 एवरी ईयर है, तो ये एन्युटी हो गया, तो बस प्रेजेंट वैल्यू पता करना है फिर, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला A इंटू एंड की बात करी है, बिगिनिंग की भैया करी नहीं है, तो 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई, और 1 प्लस आई की पावर n, ठीक है, कर लो। लाइट का इश्यू हो गया था। अब
45 में अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो देखो इसका आंसर आएगा 11581.53, ये वाला आंसर आएगा। फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने, वैल्यू पुट करके कर लेना, सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो 46 नंबर, in how many ways can 5 doctors, 4 professors and 6 auditors be seated in a row so that all person all the of the same profession sit together? देखो वही क्वेश्चन है, केवल डेटा बदला है, ठीक है। 5 डॉक्टर हैं, 4 प्रोफेसर हैं और ऑडिटर कितने, 6। और इस तरीके से कि एक साथ बैठे, साथ बैठने के लिए कहा जाएगा तो एक प्रोफेशन के आदमी तो काउंटिंग 1, तो कितने काउंट हो गए, 3। तो 3 को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। लेकिन भैया डॉक्टर सेम प्रोफेशन तो है लेकिन पर्सन सेम थोड़ी है, ये आपस में तो बदल नहीं सकते हैं। तो यानी कि 5 को सेट करूंगा 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही 6 फैक्टोरियल। तो आंसर हो गया हमारा सी। यस, ठीक है, वही क्वेश्चन है। देखो वहां पे बुक्स थी कि सेम सब्जेक्ट बुक्स आर कम टुगेदर, इकोनॉमिक्स की बुक है, मैथमेटिक्स की बुक है, अकाउंटेंसी की बुक्स है, वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 47 नंबर देखो, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 10 द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म। ये तो देखो सेम क्वेश्चन आ गया वहां से, ये हमारे मॉड्यूल में भी है। द सम ऑफ द 4th टर्म, 4th टर्म क्या होता है एपी का, a + 3d। 8th टर्म क्या होता है a + 7d, और इनका सम करेंगे तो ये आ गया 2a + 10d, और ये गिवन है हमें 10, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है भैया, हमसे पूछा है पहले 11 टर्म का सम। तो सम ऑफ 11 टर्म जो होगा Sn n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे तो n तो आ गया 11/2, 2a 11 - 1 करेंगे तो कितना आ गया 10d। और अब देखो आपको इसका वैल्यू दे रखा है 10, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 10, लिखेंगे 11/2 इंटू 10, तो आपको पता चलेगा कि भैया ये 55 आ गया। कितना आ गया 55। ये तो सेम क्वेश्चन दे रखा है भैया, अगर हमने किए हैं तो ये आपको आएगा भी। देखो 48 नंबर, Madhu deposited ₹100 in a bank at the beginning of every year for 20 years at 10% interest rate compounded annually. How much would she earn after 20 years? Madhu deposited ₹100 in a bank at the beginning of every year, ठीक है। तो 20 साल तक देंगी भैया, लेंगी। देखो इसके अंदर कितना कमा लेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे मधु डिपोजिटेड ₹100 इन अ बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, तो बिगिनिंग बोल दिया है, ठीक है, एवरी ईयर बोल दिया, यानी कि ये एन्युटी का क्वेश्चन हो गया। तो हमें क्या करना है भैया, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, a इंटू 1 + i रेज टू द पावर n -1 अपॉन i, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करेंगे, देखो मैं देख ही लेता हूं कि सॉल्व करने के बाद में इसका जो आंसर आएगा इस तरीके से। अच्छा बिगिनिंग है तो थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना होगा, 1 + i से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो देखो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, एक सेकेंड, 6,300.25। How much would she earn after 20 years? Deposited ₹100 in a bank at the beginning of every year. देखो
20 साल तक दिया तो 2000 तो उसने दे दिया। ठीक है, देखो वो है ही नहीं, क्योंकि यहां पे मुझे एक गड़बड़ लग रही है कि उन्होंने बोला है हाउ मच वुड शी अर्न। अर्न का मतलब तो ये हुआ कि ये तो भैया उसका पैसा था 100 रुपया, तो वो जो दे रही थी, और 20 साल तक अगर देगी तो 20 गुणा 100, 20 इंटू 100, 2000 तो उसने खुद नहीं दे दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो एक्चुअल में उसने अर्न जो किया है वो -2000 करने पर ही आंसर आना चाहिए था, लेकिन है नहीं भैया ऑप्शन। अब ठीक है, या फिर इसको ये पूछना था हाउ मच वुड द फाइनल अमाउंट शी गेट। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना था, लेकिन ठीक है, उन्होंने शायद क्वेश्चन बनाते वक्त दिमाग में कई बार नहीं आती है बात। ठीक है, तो हाउ मच वुड शी अर्न, तो ये आएगा 6300.25 अकॉर्डिंग टू 4 ऑप्शन। ठीक है, तो 2000 माइनस क्यों किया भैया? क्योंकि 2000 रुपया तो उसी का था, अर्न उसने कितना किया वो इसका डिफरेंस, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने जो आया वही लिख दिया। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना ये? तो ये छोटे छोटे से देखो, क्या कि मैनुअल बनता है और छोटी मोटी गलतियां होना लाजमी है। अब लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हम फिर उसी को लगा देते हैं। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू accumulate ₹15 lakh at the end of 20 year if interest is compounded annually at 10%। टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, एन्युटी की बात हो गई। टू अकमलेट रुपीज, फ्यूचर वैल्यू है ये 15 लाख, तो बस तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ। देखो बार बार सेम क्वेश्चन है, बस डेटा बदल रहे हैं। तो इस बार पेपर बनाने में तो ज्यादा मेहनत करी नहीं भाई उन्होंने, है ना। a इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n -1 अपॉन आई। अच्छा, बिगिनिंग की बात तो नहीं करी, एंड की बात है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू इन्होंने पहले ही दे दिया। एनआई का मतलब समझते हो, ये वाला एनआई होता है, मैंने बताया हुआ आपको। ठीक है, तो ये तो दे रखा है, ए हमें पता करना है, ये 15 लाख है ही, और ये आपको दे दिया 57.274। ये आप डिवाइड कर देंगे इसको तो ए का वैल्यू आ जाएगा। देखो ये कितना आ रहा है, देखो इसने तो कुछ और पे लगा रखा, नहीं वही है, ये है 26,189.44। तो ये 49 नंबर का आंसर। भाई कहीं पे भी ऐसा नहीं कि किसी को चेंज किया है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, हाफ ईयरली, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, वही फ्यूचर वैल्यू वही प्रेजेंट वैल्यू, दैट्स ऑल, वही चल रहा है। और बिना एन्युटी के है तो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू आपको पता ही है। Assuming that the discount rate is 12% per annum, how much would you pay to receive 100 growing at 5%? तो देखो ग्रोइंग परपेचुइटी का क्वेश्चन है, क्या फॉर्मूला होता है, R अपॉन आई माइनस जी। R कितना है भैया 100, R मैंने बताया था एन्युटी नहीं है। ठीक है, और ये आ गया 8 और ये 12, तो 12 अपॉन 100, और ये 8% से ग्रो कर रहा है, तो ये 100 अपॉन 0.04, तो 100 अपॉन 0.04 करेंगे तो भैया आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास में 2500। प्लीज राइट आंसर। ठीक है, तो ये तो सिंपल ग्रोइंग परपेचुइटी का क्वेश्चन था। देखो आप, अगर आपने पेपर में उन पे ध्यान दिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, तो भैया फिर तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं था आपको। अब देखो ये जो क्वेश्चन आए कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो आप बिना ऐसा सोचे ही भी कर सकते हो।
जरूरी नहीं फॉर्मूला लगाएं। देखो फाइंड द 9th टर्म ऑफ द एपी, तो आप 9 टर्म तो ऐसे ही करते करते भी जा सकते हैं, -3 हो रहा है तो आप 9 टर्म ऐसे ही कर लो। हाँ -3 हो रहा है ना सब में, तो -3 करेंगे तो -4 -3 -7, फिर कितना होगा -10 -13, फिर क्या होगा -16, फिर -19। अब आपको 9th टर्म करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये -16, ये देखो। नहीं तो 9th टर्म क्या होता है a+8d, a लिख दो d लिख दो, कर लो सॉल्व कर लो, ठीक है ना। $52 नंबर। अब बताओ इससे ज्यादा सिंपल तो क्या देंगे पेपर। सम दे रखा है सीरीज आपके पास में, ये तो देखो आपको दिखाई देगा लगातार है भैया 1 2 3 4 5, तो ये तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर है, और सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल एपी से भी करोगे तो भी आ जाएगा। आप सोचे मुझे तो समझ में नहीं आया, तो एपी से भी कर लो तो भी आ जाएगा, नहीं तो कैलकुलेटर से कर लो। कब 55 हो जाएगा सम, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे करते हुए जाओ, जब 55 हो जाए तो देख लेना कितनी टर्म्स हैं वो। और नहीं तो आपको पता है n+1 है बाई 2, और ये दे रखा हमें 55, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये होता है। अब n का वैल्यू पूछा कहाँ मिलेगा, ऑप्शन में, तो ऑप्शन से देख लो। देखो 10 देखना एक बार, 10 को देखेंगे, 10 + 1 11 बाई 2, तो 2 5 और 11 5 55, तो ये देखो 10 टर्म का होगा। और नहीं तो 10 टर्म तक आप जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10 करते हुए, तो आपको दिख जाएगा भैया 10 का आगे ही तो 55 हो गया। कॉमन सेंस, कोई फॉर्मूला नहीं है तो भी चल जाएगा। ए पैनल हैज टोटल 11 मेंबर इंक्लूडिंग 5 मेल्स 6 फीमेल्स। 5 मेल्स हैं और फीमेल कितना है 6। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग 2 मेल्स एंड 3 फीमेल्स। एटलीस्ट थोड़ी बोला कुछ नहीं भैया, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया 5c2 × 6c3। सी क्यों लगा रहा हूं भैया, मेंबर है पैनल में लेने तो इलेक्ट ही होंगे भैया, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और इसको सॉल्व करोगे देखो आंसर जो आएगा वो आएगा 200। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन बड़े आसान है भैया, मतलब शुरू वाले 1-2 क्वेश्चनों को छोड़ दें, 1-2 क्वेश्चन शुरू में जरूर लगे थे, बाद में तो पेपर कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा नाम बदल के डेटा बदल के क्वेश्चन आ रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज दिस। जीपी में 3 टर्म का प्रोडक्ट दे रखा है, देखो मैं खुद करवाता रहता हूं इनको। सेकंड टर्म का मतलब मिडिल टर्म चाहिए, तो व्हेन 3 टर्म इज गिवन टू फाइंड द मिडिल टर्म इन जीपी, तो प्रोडक्ट को कितनी पावर लगाएंगे, अरे प्रोडक्ट पे पावर लगाएंगे 1/3। 5 होते तो प्रोडक्ट पे पावर 1/5, 7 होते तो 1/7, मिडिल टर्म आ जाता है। अब मान लीजिए आपको ये भी निकालना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, उल्टा कर दो, जो ऑप्शन दे रखा उनकी पावर 3 निकालो। तो 8 की पावर 3 जो होता है वो 512 होता है भैया, किसकी पावर 8 की, 8 × इक्वल, ठीक है। तो 8 का पावर 3 जो होता है वो होता है 512, तो इसका क्यूबिक रूट करोगे तो भी कितना आएगा 8 आएगा, ये हो गया। अब देखो इसके प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, तो -1 2 की पावर n -1, बताओ इससे ज्यादा आसान तो क्या पेपर बनाते भाई वो। 1 2 3 4 5 31, सबसेट ही पूछते तो 32 होते, प्रॉपर सबसेट पूछा इसलिए -1 करा। 56, इन हाउ मेनी वेज कैन 13 बॉल बी अरेंज इफ 4 ऑफ देम आर ब्लैक 6 रेड एंड 4 व्हाइट। देखो ऐसा क्वेश्चन है, वहां शायद 17 बॉल था, तो 13 फैक्टोरियल अगर टोटल, लेकिन एक जैसी कितनी है, जितनी एक जैसी होती है उनकी फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये 4 6 5 जो है वो एक जैसी थी, 4 तो ब्लैक है, 6 रेड एंड 5, तो इनको सॉल्व करोगे तो ये देखो 3003 आएगा। देखो मुझे याद है जो मैंने सॉल्व करा था, हाँ यही आ रहा है सी।
भाई इससे आसान पेपर नहीं बना सकता था। अच्छा मजे की बात और देखो, क्या बात है भैया मजे की बात ये है कि लिमिट का जो क्वेश्चन दिया है ना वो देखो और ही मजेदार। अब मैं यही बोलता हूँ भैया छोड़ के कुछ मत जाओ, बस सुनो जरूर मेरे को। द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट इज दिस देन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। मार्जिनल रेवेन्यू पहले ही दे रखा है और आपको रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, तो भैया आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब इंटीग्रेशन अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, छोड़ देना था। देखो 5x माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यूब बाई 3, ठीक है। प्लस c का और मामला है, ठीक है। देखो 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे जो आंसर है वो आएगा आपका a। प्लस सी और होता है, लेकिन हम देखें तो प्लस सी में यहां माइनस 2x स्क्वायर और इस वाले में न तो डेटा दे रखा है सी निकालने के लिए, न आपका सेम चीज यहां दे रखा है कहीं पे जो सी को करे कवर, क्योंकि सी केवल इसमें है और हम इसमें से इसमें देखते हैं तो ये मैच ही नहीं कर रहा है, यानी आंसर कौन सा लगाएंगे हम ए। छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी होती है। सी निकालना था, कांस्टेंट पार्ट निकालना होता है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है ना इसमें प्लस सी और होता है ना, लेकिन सी के लिए दे नहीं रखा है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो इसलिए इसको इस तरीके से करो। अब देखो यहां लिमिट में केवल पहला काम होता है, मैंने कहा था वैल्यू पुट करने पर अगर रियल नंबर आ गया तो वही आंसर तो पता चलता है, और वैल्यू पुट करने पर रियल नंबर ही आ जाता है। जहां जहां एक्स है वहां 3 लिख दो, तो 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 24/36 और 12 से डिवाइड कर ये आ गया 2/3। अब सोचो इससे तो क्या आसान देंगे भैया, और इंटीग्रेशन भी इससे क्या ज्यादा आसान देंगे। ठीक है। और मान लो इंटीग्रेशन नहीं आता तो आपको रिवर्स करके ऑप्शन का डिफरेंशिएशन कर देना था, लेकिन मैंने कहा था कि आप जब डिफरेंशिएशन करें तभी आप ये कॉस्ट फंक्शन वाले क्वेश्चन करना, डिफरेंशिएशन अच्छे से हो जाए तो, और नहीं तो हमें इसमें परेशान होना ही नहीं था। वो वहीं पे थे क्वेश्चन। In how many ways can an interview panel 3 member be formed for 3 engineers? इंजीनियर्स कितने हैं भैया 3, साइकोलॉजिस्ट कितने हैं 2, मैनेजर कितने हैं 3। इफ एटलीस्ट 1 इंजीनियर मस्ट बी इंक्लूडेड, और मेंबर कितने का बनाना है 3 का बनाना है, ठीक है। तो कर लो 3 का बनाना है, लेकिन बोला है एटलीस्ट 1 इंजीनियर मस्ट बी इंक्लूडेड। एक हमेशा आएगा तो इसमें से तो एक तो लो, लेकिन जब एक आएगा तो इन रिमेनिंग में से कितने आएंगे भैया, क्योंकि टोटल 3 ही लेने हैं, तो ये रिमेनिंग कितने बच गए 5 में से फिर 2 लेंगे, प्लस एक स्पेशल मेथड है कि कम से कम एक इंजीनियर तो 2 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर इस कंडीशन में इन 5 से कितना लेंगे हम 1, प्लस तीनों ही इंजीनियर हो। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो देखो इसका जो आंसर होगा सॉल्व करने पर 46 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने की है भैया। 59 नंबर ये था। ये बोल रहा है एन नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने किसके, ए यूनियन सी के। तो पहले तो ए यूनियन सी देखो कितना आएगा, ए यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन सी, तो ये आएगा ए यूनियन सी आ गया हमारा ए बी पी क्यू आर एस,
ठीक है। पी हमने क्यों नहीं लिया दोबारा, क्योंकि दोबारा लेते ही नहीं, नॉन रिपीटेबल एलिमेंट्स आते हैं, और ये कर दिया तो इसमें तो एलिमेंट इतने हैं और इसमें बी में कितने हैं भैया 2 3। अब नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और इसमें कितने हैं 2, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो कितने आएंगे 12, तो ये 12 आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट का। अब देखो ये डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा आसान टी के फॉर्म में आया भैया, तो आपको मैं खुद करवाता हूँ भैया, और मैं ये बोलता हूँ कम से कम ये तो कर लो भाई, आप करे नहीं करे ये तुम्हारी चॉइस है भैया। dy बाई डी एक्स चाहिए तो देखो x का dy बाई डी एक्स, तो इसमें तो a तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो कितना आ गया 2t, t के रेस्पेक्ट में करना होता है, तो ये आ गया 2at। इसका a तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया, इसका आ गया 3t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 3t स्क्वायर माइनस 1 आ गया। आवाज आ रहा नहीं आ रहा भाई, आ रहा। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। यहां हम देखेंगे तो 3t स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया, ये y का हमने कर दिया डिफरेंशिएशन। ठीक है, और हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो a 3t, y पहले है तो y ऊपर है ना, और ये 2at, a से a कैंसिल, तो देखो ये आ गया 3t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t। कौन सा आंसर हो गया देखो 61 का आंसर जो होगा बी, करेक्ट। ठीक है, अब ये देखो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन अगर हैं तो पहले हम वो कर दें। मेरे ख्याल में ये 2 क्वेश्चन और होने चाहिए मैथ्स के। बाकी सब ये रीजनिंग क्या है। ठीक है, पहले ये 2 कर देते हैं हम मैथ्स के। देखो जब समझाया जाता है, सॉल्व किया जाता है तो ऐसे टाइम लगता है, खुद करोगे तो नहीं लगेगा भैया इतना टाइम। ठीक है, तो देखो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो नॉर्मली आप t सपोज करेंगे तो ये बनेगा t की पावर 8 अपॉन 8, लेकिन ये x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आएगा 8 टू द 16, नीचे 16 आएगा, ये आंसर आएगा बी। अरे नॉर्मल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 2x प्लस 5 की पावर 7 dx, तो इसको हम क्या करेंगे t सपोज कर लेंगे, तो ये आएगा 2dx इक्वल्स टू dt, तो dx जो आ गया dt बाई 2, और ये dt बाई 2 लिख दिया, और ये जो पूरा है इसको हमने लिख दिया t, तो t की पावर 7 dt बाई 2, तो इसको बाहर निकाल दो, तो ये 1/2 t की पावर 8 अपॉन 8, तो ये आ गया 1/16, और t क्या था उसको लिख दो, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो जैसा मैंने बताया आप इस तरीके से भी सपोज करके भी कर सकते हो। A committee of 3 members is formed from 5 women and 3 men। देखो इसमें केवल जो कमेटी बनाने का, पैनल बनाने का यही क्वेश्चन आया है आज, और वही रिपीट करते रहे बार बार। A committee of 3 members is formed, 3 का करना है, वुमन कितना है भैया 5, मैन कितना है 3, इन सच वे दैट इट कंसिस्ट एटलीस्ट 2 मेंबर हु आर वुमेन, 2 मेंबर जो कि वुमेन होने चाहिए, कम से कम 2 वुमेन, 3 का ही बनाना है, कम से कम 2 वुमेन, मतलब हो गया कि हम 5 में से 2 वुमेन ले लेंगे, लेकिन उस कंडीशन में ये मैन 1 ही लेंगे, क्योंकि टोटल हमें कितना चाहिए भैया 3 चाहिए, और 5 में से हमने तीनों ले लिए,
दैट्स ऑल। इसको सॉल्व कर लो भैया। सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा देखो 65 का 5C3 5C2 3C1 बी 40 आंसर आएगा। क्या आएगा? 40। बी इज राइट आंसर। देखो मैथ्स तो पूरा हो गया आपका। अब इसमें रीजनिंग वाला पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, देखो फटाफट हम करते हैं इसको। इसमें देखेंगे इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लॉक इज कोडेड एज दिस, अर्थ इज कोडेड एज दिस। तो देखो आप तो सिंपल सा देखो सी को क्या लिखा गया है भैया 7, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे सी वापस से सी वापस से तो 7 7 ठीक है, तो सी 7 हो गया। कोड को लिखना है तो सी तो हो गया 7। ओ देखेंगे तो थर्ड पे आ रहा है तो वहां कौन है 2। ए जो है अर्थ में सेकंड नंबर पे आ रहा है तो कितना है 3। तो ये और टी जो है वो आप देखेंगे अर्थ में ही आ रहा है सेकंड लास्ट 9। तो ये आ गया 7 2 3 9। ठीक है, सिंपल सा है। जो जिसके लिए है तो सी के लिए फर्स्ट पे सी लिखा हुआ है तो सी का देख लिया, ओ का देख लिया, देख लिया। फाइंड द मिसिंग नंबर। देखो सीरीज भी बड़ी आसान है। 2 7 16 29 क्वेश्चन मार्क 67 92। ठीक है, तो देखो ये डबल भी नहीं है। ठीक है, लास्ट टर्म अगर प्रीवियस टर्म का डबल भी नहीं हो तो डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखेंगे तो 5 का यहां पे 6 3, 9 का 9 + 4 13 का तो +4 चल रहा है। देखो आपको दिखेगा। तो यहां पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो देखो 92 - 67 तो 12 - 7 कितना हो गया 5। और ये जो है 8 - 6 2 25। तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर नहीं समझ में आया तो डिफरेंस देखेंगे 4 4, फिर यहाँ 4 का डिफरेंस आएगा तो 4 ये 17, फिर 4 का डिफरेंस आएगा तो देखो कितना आएगा 21, और फिर 4 का डिफरेंस आएगा तो कितना आएगा 25। तो करेक्ट आ रहा है, देखो मैच कर गया। और ये आपको दिख रहा है डायगोनल का सम है तो इसका और इसका सम कर दो तो ये आएगा 46। दिस प्लस दिस 46। आंसर इज ए। ठीक है, देखो 66 नंबर मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये लिखा हुआ है CEGIXVTR फिर GIKM। तो मैंने बोला है कि आपको जब भी कोई समझ में नहीं आया तो पोजीशन लिखना है। तो C3E5G7I9। ठीक है, X24 V22 T20 और R जो है वो 18। G का कितना हो गया भैया G7I9 K11 और M13। तो आपको पता चलेगा सब में +2 आ रहा है। ठीक है, +2 आ रहा है, लेकिन एक बात और दिखाई देगी आपको कि ये वाला जो है थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म जहां ये खत्म हो रहा है वहां के लास्ट के 2 टर्म ये ले रहा है। तो इसका मतलब ये भी यहां से लास्ट के 2 टर्म लेगा अगले वाले में। तो अगले वाले में लेगा तो ये देखो TR तो फिक्स है भैया उसका, तो TR फिक्स है तो ये आ गया। और डिफरेंस जो है वो 2 2 का होना चाहिए। यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस 2 का 2 का। तो R के बाद में 18 तो यहाँ 16 आएगा और यहाँ 14 आएगा। तो देखो ये P और N TRPN। तो आंसर हो गया B। सिंपल सा है। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। राजू स्टार्टेड वॉकिंग 10 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट
ईस्ट की तरफ चला भैया, ईस्ट जानते ही हो आप लोग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 10 किलोमीटर टूवर्ड्स इट्स फ्रॉम होम, तो ये घर हो गया भैया, और ये ईस्ट की तरफ चल दिया 10 किलोमीटर। ही टर्न राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर टू द साउथ टू रिच हिज स्कूल, स्कूल भी आ गया भैया उसका। इन विच डायरेक्शन, इन हिज स्कूल फ्रॉम होम, बताओ उसका स्कूल जो है होम से कौन सी डायरेक्शन, तो ये वाली डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। सिंपल। 68 नंबर देखो, he started walking from his house and walked 4 किलोमीटर towards north side, नॉर्थ साइड 4 किलोमीटर चल गया भैया। देन टर्न राइट, राइट का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, एंड वॉक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला भैया, ठीक है। इफ ही टर्न राइट अगेन, टर्न राइट अगेन तो राइट में टर्न कर गया। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ, अब उसका कौन सा डायरेक्शन है भैया, ये देखो ये नीचे वाला साइड है, तो ये कौन सा हो गया, साउथ। तो इतना सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब मैंने तो इतना सिंपल पेपर कभी भी नहीं देखा भैया, मतलब एक बार आया था और उससे भी सिंपल पेपर ये आया। 69 नंबर देखो, इन ए सर्टेन लैंग्वेज मेंशन इज रिटन एज दिस द कोड ऑफ मिस्टिफी, तो आपको दिखाई देगा कि भैया यहाँ पर न तो जंबल है न कुछ और है, तो आप इसका, मुझे तो दिखाई दे रहा है +1 हो रहा है, MNEFNO, +1 में सब जा रहा है, ठीक है। तो इसका भी +1 करेंगे तो MN, Y का Z, S का T, T का U, I J F G Y Z, हाँ तो ये हो गया, B इज राइट आंसर। सब में क्या आ रहा है, सब में जो है वो +1 करना है, यहां से यहां तक जब जाएंगे तो +1 होते हुए जाएगा भैया ये, ठीक है। इसमें डिफरेंस देखना, ऑड मैन आउट, मैरिज, वेडलॉक, मैट्रिमोनी, ये तो सब देखो शादी की बात है। मैरिज का मतलब भी शादी, वेडलॉक का मतलब वेडिंग, लॉक, लॉक का मतलब वैवाहिक गठबंधन, है ना, यानी ये भी शादी की बात है। मैट्रिमोनी का मतलब भी विवाह संबंधी। डिवोर्स जो है वो उसका तलाक का आ गया, यानी ये 3 तो शादी की बात करते हैं और डिवोर्स जो है वो तलाक की बात। देखो इसने वेडलॉक कर दिया, नहीं भैया ये वेडलॉक नहीं होगा, डिवोर्स होगा ना। ये इन पे ध्यान मत देना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये किसी बच्चे का है जिसने किए हैं, ठीक है। बिकॉज 71 पहले लेते हैं हम। Anil started walking 5 kilometer towards north, then he turned, अरे नॉर्थ की तरफ गया 5 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज 3 किलोमीटर, 5 थोड़ा सा बड़ा दिख जाए 3 से, अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो बराबर आ गया। देन द टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर, टोटल नंबर, डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं पूछा भैया, 5, 5, 10 और 3, 13, टोटल तो 13। अब बताओ इससे ज्यादा आसान क्या देगा भैया, अगर डिफरेंस डायरेक्ट डिस्टेंस पूछता तब तो 3 किलोमीटर, लेकिन टोटल पूछा तो 13 किलोमीटर। टोटल कितना चला, टोटल तो चल लिया भैया, इफेक्टिवली कितना चला ये भी पूछता तो भी 3 देते, लेकिन टोटल तो भैया 13 ही चलेगा। तो ये थोड़े से क्या है कि इन बातों का ध्यान रखना है, डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है, इफेक्टिवली कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। रीजनिंग का पेपर तो भैया बहुत ही, मतलब मैथ से भी ज्यादा आसान। Five person A, B, C, D, E are sitting in a circle facing center, ठीक है, facing center. C is sitting immediate left to E. C is sitting facing center है तो भैया उल्टे चलेंगे, ध्यान रखना।
सी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है, सी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू ई। देखो आप ऐसे समझो, ई के लेफ्ट में नहीं, सी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू ई, नहीं बाहर की तरफ थोड़ी, मुंह अंदर की तरफ है, तो सही बनाया। देखो ई और ये सी अंदर ही ना, फेसिंग सेंटर, यस। अब बोला है ए सिटिंग इन बिटवीन ई एंड डी, ए जो है वो ई और डी के बीच में है, ठीक है। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, तो यहां पे देखो ये जो है बी मिसिंग है, तो वो यहां कहीं पे होगा। तो हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, डी, ठीक है, 72 का डी। देखो देख लेते हैं कि भैया करेक्ट, पहले भी तो यही है। अच्छा, ये तो किए नहीं है मैंने, चलो यही होंगे, इससे ज्यादा आसान क्या है भैया, कुछ नहीं है। 73 नंबर देखो, ए मैन स्टार्ट वॉकिंग 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ, 10 किलोमीटर नॉर्थ में चला। ही टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, 10 और फिर राइट 5 किलोमीटर, देन टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। In which direction in man now from the starting from point से किस डायरेक्शन में, तो ईस्ट। एक जैसे क्वेश्चन दे दिए, कोई वेरिएशन भी नहीं है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, इससे ज्यादा आसान पेपर नहीं है। इन द मॉर्निंग अंकिता स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट वेयर हर शैडो फॉल इन फ्रंट ऑफ हर, सामने था भैया, उसके सामने था, तो मॉर्निंग के अंदर सनराइज फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, यहां से सनराइज हुआ भैया, और उसका शेडो जो है ईस्ट में, तो शेडो बनेगा वेस्ट में, इसका मतलब वो वेस्ट डायरेक्शन में चलना उसने स्टार्ट किया, ठीक है, ये पता चल गया हमसे। शी वॉक 2 किलोमीटर एंड देन टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये 2 किलोमीटर चली, फिर 2 चली, ये लो 2 चला दी, और अगेन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ फेसिंग, अगेन वो कौन सी फेस कर रही है भैया, ईस्ट कर रही है, मे बी ईस्ट है, ठीक है। 75 देखो, 8 पर्सन ए B, C, D, E, F, G, H are sitting in 2 rows opposite to each other. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Each row has 4 persons. B and C are sitting opposite side. B and C are sitting opposite side. एक दूसरे के सामने है, अपोजिट साइड में, B इस तरफ तो C इस तरफ। ये नहीं बोला कि एकदम राइट अपोजिट है, राइट अपोजिट का मतलब क्या होता है, ठीक सामने, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बी और सी जो हैं वो अपोजिट साइड में है, सामने, लेकिन एकदम आमने सामने ये नहीं बोला है उसने, ये भी ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना हमें कि बी यहां होगा तो सी इधर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, सी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है, लेकिन अभी हम एक बार ही इसको ऐसा मान लेते हैं कि भैया आमने सामने ही है। सी सिटिंग इन बिटवीन ई एंड डी, सी जो है वो ई और डी के बीच में है, तो ई और डी के बीच में सी है, लेकिन वो डी और ई ऐसा भी हो सकता है और ये सी भी हो सकता है, ठीक है। सी सिटिंग इन बिटवीन ई एंड डी, ये हमने कर दिया। एच इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, इमीडिएट लेफ्ट, तो देखो ये इमीडिएट लेफ्ट तो हुआ नहीं, इमीडिएट लेफ्ट होगा, देखो क्या बोला है, एच इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू ई,
इमीडिएट लेफ्ट, ये राइट हो रहा है। तो एक काम करते हैं अपन, इमीडिएट लेफ्ट टू ई, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर खिसका देते हैं, तो ऐसा बना देते हैं डी सी ई, और इमीडिएट लेफ्ट कौन है भैया, एच। तो ये जो सामने वाली जो है देखो, ये इमीडिएट लेफ्ट हो गया इसके, ई के। H इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, क्योंकि ये जो फेस कर रहे हैं, ये वाले सारे फेस कर रहे हैं नॉर्थ फेसिंग, ये कैसे हैं, साउथ फेसिंग। ठीक है, तो लेफ्ट को हमने लेफ्ट ही लिया है भैया। ठीक है, ये दो जो है वो हमने अभी यहां से कैंसिल कर दिया, अभी ये इसका बन गया ये। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है उसके बाद में, F एंड H आर सिटिंग एट डायगोनल अपोजिट। F एंड H, तो F यहां हो गया, डायगोनल अपोजिट हो गया। G सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, अब G इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, तो देखो ये जो बैठे हैं ना, एक्सट्रीम लेफ्ट जो है वो इधर होना चाहिए G का। यहां पे इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा तकलीफ है कि भैया इसने एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठाया, जबकि G जो होगा वो यहां कहीं पे होगा और लेफ्ट होगा, और H हमने यहां बना दिया, तो ये डायगोनली अपोजिट के अंदर ये प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है क्वेश्चन में, लेकिन हमारा जो आंसर है फिर भी आ जाएगा, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ई। ठीक है, तो ई के सामने कौन है भैया, ई के सामने कौन है, तो देखो यहां पे बी और सी जो था वो आप देखेंगे, बी और सी राइट अपोजिट थे, राइट अपोजिट नहीं थे, अपोजिट साइड में थे। ठीक है, और ई के सामने हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ई, आप यहां देखोगे तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ये। देखो एक बार वापस से बनाते हैं हम इनको राइट अपोजिट करके, क्योंकि मैंने राइट अपोजिट ही बनाया था, ये कहां से चेंज कर दिया। टू रोज अपोजिट, each row has 4 person B, C are sitting opposite side, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो हम यहां बैठाएंगे पहले, each row has 4 person B and C are sitting opposite side, तो B and C are sitting opposite, राइट अपोजिट ले इसको फिर। अपोजिट जो है राइट अपोजिट बोलता है तो ठीक आमने सामने, अपोजिट में तो ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे बैठ सकता है, लेकिन हम इसको ये ही लेंगे क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। सी सिटिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस पेपर में देखा ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने पेपर बनाते वक्त शब्दों पे थोड़ा सा गौर नहीं किया, है ना, क्योंकि रीजनिंग में ये छोटी छोटी चीजें मायने रखती है। अपोजिट अपोजिट तो ये भी है भैया, सामने तो ये भी है भाई, सामने वाली रो में है तो वो सामने ही होते हैं, लेकिन राइट अपोजिट का मतलब होता है ठीक सामने, तो वो मिसिंग था, इसलिए मैंने इसको, मुझे लगा कि शायद इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन सामने तो फिर भी रहेगा, लेकिन आप राइट अपोजिट ही रखो। सी इज सिटिंग इन बिटवीन ई एंड डी, ई एंड डी, सी सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, तो देखो यहां पे हमने कर रहे हैं तो ई एंड डी, तो ई एंड डी, इस बार चलो ऊपर बन गया, कोई बात नहीं, ये हमने कर दिया। सी सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, तो देखो ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या बोला उसने, H इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट, H इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, तो हम जो है वो यहां पे E के इमीडिएट लेफ्ट, तो ये 4 जन यहां से करने की बजाय हम यहां पे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E कौन है, H, ये H हमने बना दिया। देखो इमीडिएट लेफ्ट, क्योंकि ये वाले जो देख रहे हैं वो साउथ फेसिंग है, तो ये हमने जो करा है E सिटिंग, H इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट, तो देखो H इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट, तो इमीडिएट लेफ्ट दिस इज लेफ्ट, तो इमीडिएट लेफ्ट हो गया ये। ठीक है, अब देखो यहां पे, और F एंड H आर डायगोनली अपोजिट, तो अब यहां पे हमने वो तो कर दिया, तो ये H हो गया, ये वाला मामला जो है वो फेल हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4, H और ये F। ठीक है, ये डायगोनली अपोजिट हो गए। ठीक है, G सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, G सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, देखो ये जो है लाइन ये गड़बड़ है, क्योंकि ये एक्सट्रीम राइट तो हो सकती थी,
लेकिन लेफ्ट के लिए नहीं है। तो मेरे ख्याल में इन्होंने, क्योंकि बाकी चीजें आ नहीं रही है इसके अंदर, तो ये जो है लेफ्ट की जगह राइट होना था तो ठीक था। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ई। तो अब देखो जो बच गया ना वो, क्योंकि ये ठीक सामने होगा तभी मामला होगा। और ठीक सामने में तो जैसे पहले वाले में मैंने सामने ही बोला तो मैंने इधर उधर घुमा दिया था, लेकिन नहीं भैया। तो ई के सामने जो होगा कौन सा बच गया, ए बच गया भैया, ए बी सी डी। तो इसका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, ए। ई के सामने जो है वो ए होगा। और इसको इनको यहां पे ये लेफ्ट की जगह क्या लिखना था, राइट लिखना था, नहीं तो ये आंसर तो प्रॉपर नहीं है भैया इसका, है ना। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बेसिकली, है ना। लेकिन आंसर फिर भी आ जाएगा कि, और वो वहां पे उनको क्या लिखना चाहिए था, अपोजिट की जगह क्या लिखना चाहिए था, राइट अपोजिट। लेकिन फिर भी हम उसको अपोजिट लिखा तो भी राइट अपोजिट करके काम करेंगे। अब देखो यहां पे बस लास्ट 5 क्वेश्चन और रहे हैं भैया। L is wife of N. L is wife of N. ठीक है। P is son of N. P is son of N. K is brother of N. K is brother of N. K is brother of N. ठीक है। And father of O. Father of O. What is the relationship of P and O? तो P और O का रिलेशन तो देखो ये यहाँ पे कजन हो गए ये दोनों। तो करेक्ट, जिसने भी लगाया उसने सही लगाया। तो कजन है भी, इनका बेटा तो ये है, और ये क्योंकि ब्रदर का बेटा या बेटी होगा तो ये क्या हो गया आपस में, कजन। ठीक है। तो ये 76 का आंसर, ये 77 देखो। C सिस्टर ऑफ B, C इज सिस्टर ऑफ B, D इज फादर ऑफ A। एक बार छोड़ देते हैं इस लाइन को। A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B। और अब वापस से हम आते हैं, D इज फादर ऑफ A। इसका मतलब ये सबके ही फादर हैं, ठीक है ना। D एंड E आर मैरिड कपल, D एंड E आर मैरिड कपल, ठीक है। हाउ इज C रिलेटेड टू E? C, तो जब ये इसके ये सन और डॉटर हैं तो ये मदर है तो ये डॉटर हो गई। तो क्या हो गया भैया, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? सी इज डॉटर, ठीक है। ये अगर बोलता हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो ई इज मदर, अभी डॉटर है, ठीक है ना। 78 नंबर। 5 people A, B, C, D, E are seated about a round table facing outside the center. आउटसाइड है भैया, आउटसाइड है तो हम ध्यान रखेंगे डायरेक्शन टेस्ट का। जैसे it sits at immediate right of E. A जो है immediate right है E के, ठीक है। तो clockwise A is immediate right to E, बाहर की तरफ है भैया। A जो है immediate right, this is immediate right, ठीक है। C sit third to the left of D, तो न तो C है न D है, तो इसको अभी एक बार छोड़ देते हैं। अब इसको who sits at the immediate right of A? इमीडिएट राइट ए कौन है भैया, सी नहीं डी, सॉरी, हु से ज्वाइन है ना, तो ये जो होगा वो किसके लिए होगा, डी। तो ये हो गया यहां पे हमारे डी, ठीक है। और सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है थर्ड लेफ्ट में बैठेगा डी के, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, ये हो गया लेफ्ट में। तो 1 2 3 सी, ठीक है, लेफ्ट में कर दिया। अब एक और बच गया भैया, ए बी बच गया, तो बी को हमने यहां बैठा दिया। बी के लिए कुछ बोला भी नहीं है। अब देखो इसने क्या बोला, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड डी? सी और डी के बीच में कितने पर्सन है? तो देखो सी और डी के बीच में ये भी है और सी और डी के बीच में ये भी है। तो 1 पे लगाएंगे या 2 पे? तो हम लगाएंगे 1 पे। देखो इनको बोलना चाहिए था मिनिमम पर्सन बिटवीन सी एंड डी। तो
तो मिनिमम पर्सन तो 1 होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बीच में तो ये भाई 5 जने हैं तो इधर से देखेंगे इधर से देखेंगे, लेफ्ट और राइट कुछ भी नहीं बोला, तो लेकिन हम जो है जो मिनिमम पर्सन है वही काउंट करके दे रहे हैं कि भैया कितने हैं, तो 1 है भैया, ठीक है ना। अगर वो दूसरी तरफ से पूछा तो उधर से 2 है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा कहीं पे शब्दों का प्रॉपर इस्तेमाल की कमी रही है, लेकिन ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हम किसको आंसर करेंगे। तो मिनिमम पर्सन बोलते हैं तो 1 करेक्ट, लेकिन नहीं भी बोला तो भी 1। 5 फ्रेंड्स ABCD आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट, ठीक है, ईस्ट को फेस कर रहे हैं। A इज सिटिंग बिटवीन C एंड D, A इज सिटिंग बिटवीन C एंड D, लेकिन ये भी हो सकता है कि A इज सिटिंग बिटवीन C एंड D, ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबल डायग्राम बनाना है अगर बनता है तो। B is second to the left of C, B is second to the left of C, तो ये देखो B is second to the left of C, तो आप यहाँ B और एक पर्सन यहाँ पे और A B C D E, देखो सेकंड लेफ्ट में कौन, B कहाँ गया, B is second to the left of C बना दिया। Who is sitting at the south end, साउथ एंड में कौन बैठा हो, तो ये वाला लेंगे भैया हम, क्योंकि इसमें तो मैच ही नहीं कर रहा, तो डी। लास्ट क्वेश्चन, 5 पर्सन ABCD आर सिटिंग ऑन अ बेंच, A इज इमीडिएट राइट ऑफ B, नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट नॉर्थ फेसिंग करेंगे। A इज इमीडिएट राइट ऑफ B, A इज इमीडिएट राइट टू B, E is immediate left of C, E is immediate left to C and immediate right of A, immediate right of A। तो देखो ये A यहां बना हुआ है तो इसको मर्ज कर दो, A E C, ठीक है। B is the right of D, B is right of D, तो देखो D के राइट में हो गया B। विच पर्सन इज सिटिंग इन द मिडल, A, A इन द मिडल, ठीक है। देखो मेरे ख्याल में पेपर कंप्लीट होना चाहिए अभी, बाकी रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो हैं सर ने करवा दिए, सुनील सर ने ना, अभी है भाई ये रहे, अभी बाकी हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन ये हैं और भी हैं क्या, देख लेते हैं। नहीं वही 3 क्वेश्चन और है, ये रहे 3 क्वेश्चंस। देखो यहीं पे हम इसको करते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। 83 नंबर, B इज डॉटर ऑफ A, B इज डॉटर ऑफ A, C इज ब्रदर ऑफ B, C इज ब्रदर ऑफ B, C इज द ओनली सन ऑफ D, ओनली सन ऑफ D, इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गए भैया,
ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, सी इज द ओनली सन ऑफ डी। C and E are married couple, C and E are married couple, ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया। F is the only son of E, F is the only son of E, then how is F related to A? F related to A, देखो ये वाले सन डॉटर हैं और इसके ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर हैं, तो ये जो हो गई वो क्या हो गई, सॉरी प्लस है ना, ये हो गया ग्रैंडसन, हो गया ग्रैंडसन, ठीक है, तो 83 का आ गया ग्रैंडसन। अब देखो 84 नंबर, गिवन दैट x इज मदर ऑफ y, x इज मदर ऑफ y, z इज सन ऑफ x, z इज सन ऑफ x, ठीक है, सन ऑफ x है तो ये x बना दिया हमने, तो ये बहन भाई हो गए और इसका नाम जेड है भैया। जेड इज सन ऑफ एक्स, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज डॉटर ऑफ वाई, बी इज डॉटर ऑफ वाई, और ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। देखो ये लाइन मैंने बाद में बनाई क्योंकि यहाँ ए भी दिख रहा नहीं था, फिर बी आने के बाद में मैंने ये कर दिया। अब ये बोला हु इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, तो ग्रैंड मदर तो ये ऊपर वाले तो सन, ये तो फादर और मदर होंगे, इससे ग्रैंड मदर ग्रैंड, तो आप देखो ग्रैंड मदर ऑफ ए हु, एक्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो 85 नंबर में, यू इज फादर ऑफ डब्ल्यू, U is father of W, U is father of W. X is son of V, X is son of V. Y is brother of U, Y is brother of U. और W is sister of X, W is sister of X, ठीक है, और x इज सन ऑफ v, x इज सन ऑफ v, तो ये जो है v यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो गए फिर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हाउ इज x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y, तो ये तो हस्बैंड वाइफ हैं और ये इनके डॉटर और सन हैं, और ये इनका ब्रदर है, तो ये तो हो गया चाचा, और ये यहाँ पे नेफ्यू और नीस हो गए, और तो यहाँ पे ये बोला हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो एक्स रिलेटेड टू वाई, तो एक्स इज नेफ्यू, ठीक है, एक्स इज नेफ्यू। देखो ये जो है आपका पूरा पेपर हो गया रीजनिंग का, मैथ्स का, ठीक है, और यहाँ पे आप इसमें देख लो कि भी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स, रीजनिंग और स्टैट्स में। पेपर आसान था, अगर आप कूल और काम होके आपने जो किया भी होगा तो मेरे ख्याल में आपको इस पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।